ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई साहब रासायनिक अपक्षय। किसके बारे में? रासायनिक अपक्षय के बारे में। हमारा भौतिक अपक्षय जिसको हम यांत्रिक अपक्षय भी बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। देखो इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, इस रासायनिक अपक्षय में क्या होता है ये मैं बताता हूँ एक बार आपको। देखो इसमें क्या होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो चट्टानों में विघटन होता है उसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। किसको? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानों में विघटन होता है, जो चट्टानें टूटती हैं, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्षय। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि चट्टानों के टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे साथियों, एक बात लिखी हुई है, रासायनिक अपक्षय अधिकतर उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में होता है। जो रासायनिक अपक्षय है वो अधिकतर कहाँ पर होता है? उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में होता है, क्योंकि तापमान एवं आर्द्रता के अधिक होने पर रासायनिक अपक्षय अधिक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय अधिकतर कहाँ पर होता है? उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में होता है। कौन से प्रदेशों में? उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में। अब देखो क्यों होता है इन प्रदेशों में? क्योंकि तापमान एवं आर्द्रता के अधिक होने पर रासायनिक अपक्षय अधिक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, कि तापमान और आर्द्रता दोनों के अधिक होने पर जो रासायनिक अपक्षय है वो क्या हो जाता है? अधिक सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक सक्रिय हो जाता है। आपने देखा होगा कोई भी केमिकल पदार्थ है, जैसे तेजाब है या कोई भी केमिकल पदार्थ ले लो, उसकी ज़्यादातर जो क्रिया होती है किसके साथ होती है? या तो टेम्परेचर के साथ होती है या फिर जल के साथ होती है। और जल में क्या है? आर्द्रता में क्या होता है? जल होता है, नमी होती है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्षय ये कहाँ पर अधिक सक्रिय होता है? जहाँ पर आर्द्रता और तापमान दोनों के दोनों अधिक हो। और ऐसी सिचुएशन कहाँ पर रहती है? ऐसी विशेषता होती है विषुवत रेखीय क्षेत्र में। यदि विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात की जाए तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान भी अधिक रहता है और वहाँ पर बरसात भी अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं हम। देखो यदि यांत्रिक अपक्षय की बात की जाए तो यांत्रिक अपक्षय में सबसे ज़्यादा योगदान होता है तापमान के परिवर्तन का। सर्वाधिक प्रभावशाली होता है ये। यांत्रिक अपक्षय में तापमान का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। दोबारा से सुनो, यांत्रिक अपक्षय में तापमान का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन कौन होता है? या तो बरसात होती है या तापमान होता है। ठीक है, आर्द्रता होती है या तापमान होता है। अब भाई साहब जो रासायनिक अपक्षय था उसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे ऑक्सीकरण है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीकरण। इसके अलावा जैसे कार्बोनीकरण है, इसको कार्बोनेटीकरण भी बोलते हैं, कार्बोनेटीकरण भी बोलते हैं, कार्बोनीकरण भी बोलते हैं। जैसे जल योजन है, इसको इंग्लिश में हाइड्रेशन भी बोलते हैं। जैसे विलयन है, इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रासायनिक अपक्षय के प्रकार हैं कुछ। कौन कौन सा है? जैसे जल योजन है, कार्बोनेशन है, विलयन है, ऑक्सीकरण है। तो ये क्या है? सारे के सारे रासायनिक अपक्षय के प्रकार हैं। पेपर में क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक अपक्षय है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय है। और रासायनिक अपक्षय जब पूछेगा ना तब ध्यान रखना वहाँ पर एक शब्द आएगा नाइट्रीकरण या नाइट्रोजनीकरण। नाइट्रीकरण या नाइट्रोजनीकरण ये शब्द 100% आता है और ये रासायनिक अपक्षय में शामिल नहीं होता। नाइट्रोजनीकरण क्या होता है कि पेड़ पौधों के द्वारा नाइट्रोजन की प्राप्त करना, नाइट्रोजन एक्सेप्ट करने की क्रिया, नाइट्रोजन प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ो भाई साहब, ऑक्सीजन द्वारा। ऑक्सीकरण में क्या होता है?
ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन द्वारा सेलों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा सेलों पर होने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। यह क्रिया लोहा युक्त चट्टानों पर अधिक होती है, और जो ये ऑक्सीकरण की क्रिया है वो लोहा युक्त जो भी चट्टानें होती हैं उन पर अधिक होती है। आपने देखा होगा कोई भी लोहे की वस्तु हो, कैसी भी लोहे की वस्तु हो, उसको थोड़े दिन बाहर छोड़ दो और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी नमी होनी चाहिए, 100% उस लोहे की वस्तु के ऊपर जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। और वो जंग लगने की क्रिया है वही क्या है? ऑक्सीकरण है। क्या है वो? ऑक्सीकरण है। अब देखो भाई साहब, यह क्रिया लोहा युक्त चट्टानों पर अधिक होती है। जल तथा वायु में मिली ऑक्सीजन, जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लोहे युक्त सेलों को ऑक्साइड के रूप में बदल देती है, ठीक है, और लोहे को जंग लग जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या होता है भाई साहब कि जल और वायु दोनों में मिली हुई ऑक्सीजन, ध्यान से पढ़ना, जल और वायु दोनों में मिली हुई ऑक्सीजन लोहे युक्त, किसके? लोहे युक्त सेलों को ऑक्साइड के रूप में बदल देती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो लोहे युक्त सेलों को किस में बदल देती है? ऑक्साइड में बदल देती है, और लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ऑक्सीकरण कहते हैं। अब आता है कार्बोनीकरण। देखो कार्बोनीकरण क्या होता है? कार्बोनीकरण, जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है, कि जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब जल में कार्बन कब से घुलने लग गए? अरे भाई साहब, जल में कार्बन डाइऑक्साइड तो मिली हुई होती है ना, और उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है। जैसे ये जल है, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, तो ये जो सी है ना, ये सी क्या है? कार्बन है। क्या है? ये सी कार्बन है, ठीक है। तो इस तरीके से जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है, और इसे ही कार्बोनीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? कार्बोनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखो, कार्बन जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये जल के साथ घुलता है, ठीक है। कार्बन जल के साथ घुलता है और क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। कि जब कार्बन और जल आपस में घुलेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल बनेगा। अब आगे देखो, भूमिगत जल चूना पत्थर के प्रदेशों में बड़े पैमाने पर अपक्षय करता है, ठीक है। जो भूमिगत जल है वो चूना पत्थर के प्रदेशों में बड़े पैमाने पर अपक्षय करता है, क्योंकि भूमिगत जल चूना पत्थर के साथ क्रिया करता है, ठीक है। भूमिगत जल है जो चूना पत्थर के साथ क्रिया करता है और चूना पत्थर का अपक्षय कर देता है। क्या कर देता है? चूना पत्थर का अपक्षय कर देता है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक होता है जल योजन। देखो जल योजन के बारे में बता देता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रोजन, H2 का मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है, तो इसे जल योजन कहते हैं। प्यारे साथियों, हाइड्रोजन H2 गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है, तो इसे ही जल योजन कहते हैं, ठीक है। कि हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो चट्टानों का अपक्षय होता है उस क्रिया को जल योजन या हाइड्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ, याद करो तो कर लेना, बाकी ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। फेल्डपार, फेल्डपार इस क्रिया द्वारा क्योलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। एक फेल्डपार खनिज होता है, तो ये फेल्डपार खनिज है जो जल योजन की क्रिया द्वारा, हाइड्रेशन की क्रिया के द्वारा क्योलिन मिट्टी में बदल जाता है। किसमें? क्योलिन मिट्टी में बदल जाता है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं विलयन। बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया है, विलयन बिल्कुल सिंपल सा है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो इन सभी के बारे में आप पहले से ऑलरेडी जानते होंगे। चट्टानों में उपस्थित विभिन्न खनिजों के जल में घुलने की क्रिया को विलयन कहते हैं। कि भाई साहब कोई भी चट्टान है, ये कोई चट्टान है और इसमें ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्या मिले हुए हैं, ये इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज तत्व मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं प्यारे साथियों? खनिज तत्व है। और इस चट्टान में जो अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज मिले हुए हैं, इन खनिजों का जल में घुलने की क्रिया, ये जो खनिज मिले हुए हैं इन खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कि चट्टानों में उपस्थित विभिन्न खनिजों के जल में घुलने की क्रिया को विलयन कहते हैं। देखो भाई साहब, सेंधा नमक और जिप्सम वर्षा जल में आसानी से घुल जाते हैं। जो सेंधा नमक होता है और जो जिप्सम होता है ये जल में बिल्कुल आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है। अब फिर थोड़ा बात आगे करते हैं। एक होता है गोलाब अपक्षय, इसके बारे में भी जान लो, बाई चांस आ जाए पेपर में गोलाब अपक्षय। ठीक है। तो गोलाब अपक्षय क्या होता है? कभी कभी जल योजन के कारण चट्टानों की ऊपरी सतह फूलकर निचली सतह से अलग हो जाती है और इसे ही गोलाब अपक्षय कहते हैं। गोलाब अपक्षय में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे ये चट्टान है और इस चट्टान की जो ये ऊपरी परत है ये क्या करती है? जल योजन की क्रिया करती है, हाइड्रेशन की क्रिया करती है। ठीक है। और ये चट्टान की जो ऊपरी परत है वो जल योजन या हाइड्रेशन की क्रिया करती है और जल योजन की क्रिया करके ये परत क्या करती है? फूल जाती है। क्या कर जाती है प्यारे साथियों? फूल जाती है, इस तरीके से फूल जाती है ये। ठीक है। और फूल कर ये क्या करती है? इस सतह से अलग हो जाती है और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? गोलाब अपक्षय कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में याद कर लो कि कभी कभी जल योजन के कारण चट्टानों की ऊपरी सतह फूलकर मोटी हो जाती है और निचली सतह से अलग हो जाती है, जिसको हम गोलाब अपक्षय कहते हैं। ठीक है। और ये जो गोलाब अपक्षय की क्रिया है वो अपदलन, यहाँ पर अपदलन है, अपदलन। ठीक है। अपदलन है ये। गोलाब अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो अपदलन से काफ़ी मिलती जुलती रहती है। किससे? अपदलन से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अपक्षय। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैविक अपक्षय, इसमें जीव जंतु वनस्पति तथा मनुष्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो जैविक अपक्षय होता है इसमें जीव जंतु वनस्पति तथा मनुष्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। किन किन का? जीव जंतु वनस्पति और मनुष्य, इन तीनों का महत्वपूर्ण प्रभाव किस में होता है? जैविक अपक्षय में या प्राणी वर्गीय अपक्षय में। और इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय, दूसरा वनस्पति के द्वारा अपक्षय, तीसरा मनुष्य के द्वारा अपक्षय। अब जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय कैसे होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे सांप होता है, मिट्टी में बिल बनाता है। ठीक है। तो क्या करता है? वो बिल में रहता है तो क्या करता है? मिट्टी का अपरदन करता है। भालू रहता है, अंदर गुफा बनाकर रहता है तो वो मिट्टी का अपरदन करता है। वहाँ पर सैले हैं, बहुत सारी चट्टानें होंगी, उनका अपरदन करता है। चूहा है, वो भी अंदर ज़मीन में रहता है तो वो भी बहुत सारी सैलों का अपरदन करता है। वनस्पति है, वनस्पति की क्या होती है? जड़ें होती हैं। ये कोई सेल है और यहाँ पर एक छोटा सा पौधा उग गया, ये कोई छोटा सा पौधा है और इसकी ये पतली पतली जड़ें हैं। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ भाई साहब? ये पेड़ था वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसकी जो जड़ें थी वो भी क्या हो गई? मोटी हो गई। और जब इस पेड़ की जड़ें मोटी होंगी तो वो क्या करेंगी? सेल को क्या करेंगी? विघटित करेंगी। क्या करेंगी? विघटित करेंगी। ये जो मोटी जड़ें हैं वो क्या करेंगी? इन सेलों को चारों तरफ से क्या कर देंगी? विघटित कर देंगी इस तरीके से। ठीक है। और क्या कर दिया? अपरदन कर दिया। मनुष्य के द्वारा हम तो भाई साहब हर तरीके से अपरदन करते रहते हैं।
हम तो हर तरीके से अपक्षय करते रहते हैं, सॉरी अपर्दन नहीं अपक्षय, अपर्दन भी करते हैं हम, सॉरी हम अपर्दन नहीं करते, अपक्षय हम तो बहुत सारे तरीके से करते रहते हैं। जैसे कोई भी खनिज निकालने के लिए चट्टानों को तोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कोयला निकाला तो हमने चट्टानों को तोड़ दिया, हीरा निकाला तो हमने चट्टानों को तोड़ दिया, लोहा निकाला तो हमने चट्टानों को तोड़ दिया। तो मनुष्य तो बहुत सारी तरीकों से क्या करता रहता है, अपक्षय करता रहता है। वनस्पति जड़ों के माध्यम से अपक्षय कर देता है। जीव जंतु अपने रहने के लिए जब खड्डा खोदते हैं, गुफा बनाते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मिट्टी को खाने का काम करते हैं, वो सेलों को खाते हैं, धीरे धीरे अंदर घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, उन सेलों को तोड़ देते हैं, उनमें आर पार छेद बना देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये अपक्षय बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। भौतिक अपक्षय मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है, तो अभी तक नहीं देखा है आपने तो भौतिक अपक्षय देख लो। उससे पहले मैंने अनाच्छादन और अपक्षय पढ़ाया था, तो अनाच्छादन और अपक्षय हमारा टोटल 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।